देखो कॉची सेकेंड थ्योरम लिमिट का क्या बोलता है कि अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स और एन प्लस वन अपन ए एन की लिमिट पता करते हैं ए एन के इक्वल होता है, तब इम्प्लाई करता है ए एन पे पावर वन बाई एन की लिमिट भी क्या होगी, एन होगी। इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए एन हमको इतना दिया हुआ है, ए एन पे पावर वन बाई एन की लिमिट पता करनी है। इट मीन्स हमको इसकी पता करने से पहले किसकी पता करनी पड़ेगी, कॉची सेकेंड थ्योरम से इस वाली चीज़ ए एन प्लस वन निकालना पड़ेगा, अपान करना पड़ेगा ए एन से, उसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने निकाला, तो लास्ट में नीचे देखो इसकी लिमिट कुछ कितनी मिल गई, 27। तो यही लिमिट इम्प्लाई कर देगी कि इसकी भी लिमिट क्या होगी, 27 होगी। कॉची सेकेंड थ्योरम है। नेक्स्ट चलो, अगर कोई सीक्वेंस ए एन इस टाइप्स का है और ए एन प्लस वन अपन ए एन करने पे इसकी लिमिट एल मिल रही है, जो एल है वन से छोटा है, तो इम्प्लाई करता है कि ए एन की भी लिमिट 0 आएगी। अगर कोई सीक्वेंस ए एन प्लस वन अपन ए एन की लिमिट निकालते हैं, यल मिलता है, यल वन से छोटा है, तब ये इम्प्लाई करता है कि इसकी भी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनाइट आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट रिजल्ट है, अलग से कोई थ्योरम है। ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इस टाइप्स का है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे इसकी लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी भूल गया है, एल मिल रहा है, तब ये इम्प्लाई करेगा इसकी भी लिमिट क्या होगी, एल होगी। जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है होल का पावर वन बाई एन की भी लिमिट एल ही होगी। नीचे एक एग्जाम्पल है, हाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ठीक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फैक्टोरियल एन पे पावर वन बाई एन दिया, इसकी लिमिट पूछ रहा है। तो मैं इस चीज़ को, फैक्टोरियल एन का मतलब कुछ नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। और इसकी लिमिट पता करने के लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा, ए एन क्या है मेरा, तो मैंने ए एन इक्वल टू इतना लिया। क्लियर, ए एन उतना लेने के बाद से ए एन की लिमिट क्या मिल गई हमें, इनफाइनाइट मिल गया। और यही चीज़ तब क्या इम्प्लाई कर देगा कि ए एन की लिमिट अगर इनफाइनाइट है तो इसकी भी लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। और एक और चीज़ आता है कि अगर मैग्नीट्यूड किसी नंबर का वन से छोटा है, पावर एन है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो 0 आता है। और अगर एक से बड़ा है मैग्नीट्यूड और पावर इन्फिनिटी करने पे उसकी लिमिट क्या आती है, एक हाँ मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट आ जाती है। जैसे मान लो आप आर इक्वल टू 1/2 ले लो, 1/2 क्या है, इसका वन से छोटा है, आप पावर एन दे दे, अब बोले लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा इसका नेचर, ये 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट रिजल्ट पे आओ। नेक्स्ट है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस ए वन पे पावर एन, ए टू पे पावर एन, सबका सम है, लास्ट में ए के दिख रहा है यहाँ पे का होल पावर एन। अगर ये जो ए वन ए टू इसके अंदर हैं ये आपस में इंक्रीजिंग फॉर्मेट में हो, बढ़ते हुए, तब मैं क्या करती हूँ कि अगर ए एन की लिमिट पूछे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ए के बराबर हो जाते हैं, मतलब इसके लास्ट टर्म्स के बराबर हो जाती है, जो इसका लास्ट टर्म होता है। इसी पे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया मैंने, 2 पे पावर एन, 3 पे पावर एन, 4 पे पावर, इसका होल पावर एन। अब एन का लिमिट पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए के क्या है, इसमें 4 है ना, ए के आपस में बढ़ते क्रम में भी है, इंक्रीजिंग में भी है, ऑर्डर में भी है, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे ए के बराबर आ जाएगा। बहुत ही आसान रिजल्ट है। फिर यहाँ पे देखो p अगर कोई ग्रेटर देन 0 है और इस फॉर्मेट का में कुछ दिख रहा है टर्म्स, तो इसकी लिमिट क्या होती है, 1/p के इक्वल हो जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें p इक्वल टू 1/2 है और मैं 3/2 को लिख पा रही हूँ p प्लस वन के फॉर्मेट में, तो इम्प्लाई क्या करेगा, 1/p प्लस वन, तो p की जगह पे 1/2 है तो 3/2 हो गया। और अगर ऐसा होता है तो उसकी लिमिट पावर तो सब जानते हैं। बाकी यहाँ पे एक रिजल्ट है, मतलब कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल सीक्वेंस ना, रियल नंबर के, और ऐसा दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 1/2,
an-1 और फॉर ऑल an ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ये रिजल्ट कब लगता है? जब हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं हो। तब किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसकी बात डायरेक्ट रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है हमारी 1/3 पहले टर्म्स और दूसरा जो टर्म है इसका A2 उसमें 2 से प्रोडक्ट कर दें उसी पे कन्वर्ज करेगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में ही। x1 0 दिया है, x2 1 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें x1 x2 में पता है, आप पहले एक चेक कर लो कि मोनोटोनिक है कि नहीं। ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है तो उस रिजल्ट से 1/3 x1 प्लस 2 इंटू x2 पे क्या करेगा? कन्वर्ज। कैलकुलेट करने पे 2/3 मिला। सिजारो थ्योरम पे देखो, एक्शन को रियल स्टॉल द सिजारो थ्योरम। yn स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, भाई पहली कंडीशन है वो, और डाइवर्ज कर रहे इन्फिनिटी पे। तब अब मैं क्या करती हूँ, अगर इसकी लिमिट पूछे तो इसकी ना पता करके पता करना होता है x टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn अपान yn प्लस 1 माइनस yn की लिमिट हमें फाइंड करनी होती है। ओ एल के बराबर आ जाती है। जो इसकी लिमिट आती है तब हम बोल देंगे इसकी भी लिमिट क्या होगी? एल ही होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें वाई एन मैंने ले लिया रूट एन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे। चलो पहला कंडीशन फुलफिल। फिर कैलकुलेशन, अब मेरे को इसकी लिमिट पता करनी है एक्स एन अपान वाई एन की, तो मैं किसकी पता करूँगी? इस वाले टर्म्स की लिमिट पता करूँगी। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो इसकी लिमिट हमें मिली 2 मिली, तो यही इम्प्लाई कर जाएगा एक्स एन अपान वाई एन की भी लिमिट क्या होगी? 2। बहुत ही काम आसान कर देता है सिजारो थ्योरम। यहाँ अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस है। और मैक्सिमा और मिनिमा कब देखते हैं सीक्वेंस की? मैक्सिमा में क्या करते हैं, दो टर्म्स को ऐड कर देते हैं और लास्ट वाले फिर उनके मॉडुलस को डिवाइड कर देते हैं, मॉडुलस के डिफरेंस को सब डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब मिनिमा में बीच में बस क्या जाता है? माइनस। यहाँ नीचे देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।